हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका स्वागत करता हूं। और जिसमें आज हम लोग क्या देख रहे थे, कई दिनों से करेंट अफेयर्स की श्रृंखला देख रहे थे। तो वो करेंट अफेयर्स की जगह, जैसा हम आपको बताए थे कि आज क्या हम डिस्कस करेंगे, प्रस्तावना करेंगे। एक इसका पार्ट है तो एक संविधान का। जैसे आप कोई भी बुक लेते होंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी बुक पढ़ते होंगे, तो पहला पेज पलटते होंगे, उसमें क्या देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, दो टूक लिखा हुआ होता है। जिसमें क्या, जो राइटर होता है वो बताता है कि इसमें क्या क्या हम दिए हैं। वैसे ही प्रस्तावना भी वैसा हिस्सा है। सबसे पहले क्या जानते हैं, संविधान। संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान क्या होता है, दो वर्ड आता है। और राज व्यवस्था क्या होता है। कहने का मतलब कि संविधान और राज व्यवस्था के बारे में, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। संविधान क्या होता है, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है और जिसमें क्या होता है, किसी देश का नियम कानून। कहने का मतलब कि उस देश के चलाने के लिए जो भी लैंड है वो लिखा होता है। मतलब संविधान में किसी देश का नियम कानून होता है और लिखित फॉर्म में होता है। तो क्या कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या कह लेंगे, संविधान वैसा दस्तावेज होता है जिसमें उसी देश का क्या होता है, नियम कानून होता है। तो क्या हर चीज लिखित को हम लोग संविधान कहेंगे? जैसे आप ही कोई 2 पेज लिख लिए फिजिक्स केमिस्ट्री, संविधान कहेंगे? नहीं। उसमें क्या होना चाहिए, किसी देश के चलाने का नियम कानून होता है। और जब इसका क्या कर लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं, लागू कर देते हैं, तो इसको राज व्यवस्था कहते हैं। क्या बोले, किसी देश का नियम कानून का लिखित फॉर्मेट, लिखित रूप संविधान। और जब उसका हम अपने लाइफ में यूज करने लगे तो उसी को राज व्यवस्था कहते हैं। संविधान जो होता है दो तरह का होता है। एक को क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, संविधान। और संविधान दो तरीका का होता है, टू टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्टली आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है रिटन, क्या होता है अनरिटन? ऐसे समान भाषा में अगर किसी से बोल दें कि लिखित मतलब लिखा हुआ, अलिखित मतलब सोच लीजिए, अभी हम बोले कि कल करेंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, लेकिन मन किया ना, थोड़ा समय बदल गए। अगर किसी देश का नियम कानून ऐसे रहेगा तो लोग तुरंत बदल दे सकता है। अब किसी को दे दिया फांसी और उसी के बदले किसी को माफी, तो ऐसे कैसे संभव है? तो लिखा होता है, लेकिन जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता होता है और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने का एक फिक्स तिथि होता है, जैसे भारत का 26 नवंबर 1949। लेकिन रिटेन में ऐसा नहीं होता है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमेशा क्या हो सकता है, रिजिड, फ्लेक्सिबल और रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल, मतलब नम, अनम या दोनों का मिश्रण। लेकिन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा हमेशा नम में होता है। जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे ही तो आगे क्या कह रहा है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में और देखेंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, दो तरीका का, मतलब पूरे वर्ल्ड में 3 तरीका फेमस है। कोई कंट्री या तो संघ होता है, परिसंघ होता है या महासंघ होता है। संघ क्या होता है, जहां केंद्र क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। मतलब संघ में केंद्र को उतना मजबूत बना दिया जाता है, मतलब क्या कहते हैं, फेडरल से फेडरल मतलब यूनियन, फिर एक को कहा जाता है मतलब परिसंघ, महासंघ। तो ये सारे जगह पे क्या होता है, सो के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत संघ है या नहीं। तो संघ कहलाने के लिए 5 चीज, मतलब कोई भी देश में संघात्मक व्यवस्था है कि नहीं, तो इसके लिए 5 चीज होता है। क्या, DSWRA, कहने का मतलब डिवीजन ऑफ पावर। क्या है, क्या कह रहा है, डी मतलब डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का क्या होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए। उसके बाद एस मतलब सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान हेड होना चाहिए, मतलब सबसे सर्वोच्च होना चाहिए। फिर क्या कर रहा है, DSW
रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, आर मतलब रिजिडिटी होना चाहिए, कहने का मतलब वहां का संविधान कैसा हो, रिजिड। तो डी एस डब्ल्यू आर ए, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, मतलब जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे कहने का मतलब संविधान में कोई भी प्रॉब्लम आता है, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड हो जो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको व्याख्या कौन करेगा, तो यही सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो यही होना चाहिए। तो इसी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, संविधान के प्रस्तावना, और उसमें भी भारत का प्रस्तावना। और स्टार्ट ही कहां से होता है, प्रस्तावना। यहां देख रहे होंगे उद्देशिका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग संविधान निर्माता के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। संविधान निर्माता कहने का मतलब, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो भारत में वैसे नियम कानून की आवश्यकता पड़ी जो हमारे लिए हो। और जितने मतलब स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर थे, मतलब जो भी वो सोच रहे थे, देखे थे कि अंग्रेज के टाइम में क्या प्रॉब्लम हुआ था, जैसे ब्रिटिशर्स क्या करते थे। जैसे इसमें हम लोग जब स्रोत पढ़ेंगे, इसका स्रोत कहाँ से है संविधान का, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें कई कंट्री का क्या है, हम लोग कई हिस्से को लिए हैं। क्या स्रोत, मतलब जिसको क्या करते हैं, रिसोर्स। तो इसमें कई देश के, जैसे अमेरिका के से कुछ ले लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, तो अलग अलग देशों से लिया गया है। तो इसी में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि अंग्रेज क्या करते थे, दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक देशी और एक विदेशी। विदेशी में देखेंगे चीन से क्या लिए, और या आयरलैंड से क्या लिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए, और देशी में हम लोग देखेंगे 1773 का एक्ट, 1782 का, आगे देखेंगे 1813, 1833, 1800, फिर देखें 58, उसके बाद 1892, 1909, 1919 और 1935, इतना तक के अधिनियम। और कहा जाता है कि 1935 के अधिनियम का 2/3 हिस्सा संविधान में लिया गया है। तो क्या, तो इसी के बारे में सबसे आगे हम लोग जान लेते हैं कि प्रस्तावना के बारे में। तो क्या कह रहा है, उद्देशिका बताया जैसा, उद्देशिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान निर्माता के उद्देश्यों को जानते हैं। और यहाँ देखे होंगे भारत के लोग, कहने का मतलब संविधान स्टार्ट ही कहां से होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य देख रहे होंगे, ये मूल तत्व हो गए। कहने का मतलब ये क्या है, हमारे संविधान के मूल तत्व है। उसके आगे क्या कह रहा है, गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कहने का मतलब सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्या न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या करते हैं, एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पे दो चीज नोटेबल है, क्या, हम भारत के लोग, और फिर यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है, अपनी इस संविधान सभा में आज, कहने का मतलब जो संविधान निर्माता थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, इनको क्या लोग चुन के भेजे थे, और वो लोग चुन के भेजे थे, इसी कारण हम किसी को चुन के भेजे, तो इसीलिए जनता के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया है, और ये जनता का संविधान है। तो इसी कारण क्या मतलब एक्सेप्ट भी किया है, और फिर लास्ट में भी अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। तो इसी के बारे में और आगे के जानेंगे कि क्या क्या और चीज अपनाया गया था। कहने का मतलब कि हमारे संविधान में कई ऐसे चीज थे, मतलब यही जो प्रस्तावना में है, कई ऐसा वर्ड है जिसको समझना जरूरी है। मतलब इसी पे पूरा का पूरा संविधान निर्भर है। इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। और क्या कह रहा है, प्रस्तावना में पहला ही स्रोत क्या है, कहने का मतलब कि प्रस्तावना को हमने किस देश से अपनाया है। जैसा आप लोग को बताएं कि प्रस्तावना क्या था, हम लोग अलग अलग देशों से अपनाए हैं।
तो उसी में प्रस्तावना अपनाने के लिए सबसे आगे प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो हम लोग अमेरिका से अपनाए हैं। और प्रस्तावना की भाषा क्या है, कहां से अपनाए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से। भाषा बोले तो कहने का मतलब जैसा कहा गया है कि हम भारत के लोग, वैसे ही मतलब ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या कहा गया है, बी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वही कह रहा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कहने का मतलब क्या, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो न्याय है हम किस देश से अपनाए हैं, तो आप लोग को पता होगा कि रूस में आजादी के लिए क्या हुआ था, क्रांति हुआ था, वहीं से। और क्या कर रहा है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व हम लोग कहां से अपनाए हैं, तो ये फ्रांस से अपनाए हैं। क्या क्या बोले, जो प्रस्तावना है स्रोत कहां है, अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा जो है हम भारत के लोग, ऑस्ट्रेलिया। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है रूस, और समता, ये सब स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व कहां से, तो फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्या है, सो देखिए क्या कह रहा है, एकदम वैसा फ्लोचार्ट कि आपके दिमाग में छप जाए वैसा बनाए हैं। और क्या कह रहा है, उद्देश्य प्रस्ताव, और इसे प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, तो संविधान सभा के समक्ष जेएल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, और संविधान सभा के द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। क्या पढ़े, प्रस्तावना की जो अपनाया कहां से गया है, प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए है, अपनाया कहां, अमेरिका। और बताइए जो प्रस्तावना की भाषा कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व कहां से, तो रूस की क्रांति से। तो यही आगे देखते हैं। उसके बाद परिणाम क्या हुआ, किसका परिणाम, इसको प्रस्तुत कब किया, किसके द्वारा, जेएल नेहरू के द्वारा। कब, 13 दिसंबर 1946 स्वीकार, 22 जनवरी 1947। और क्या बना, तो ये भारत की उद्देशिका, मतलब प्रस्तावना क्या बना, मतलब ये उद्देशिका बना। क्यों, बताएं कि इसके द्वारा हम लोग संविधान निर्माता के उद्देश्यों को जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो देखिए प्रस्तावना के मूल तत्व क्या है, कहने का मतलब कि संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज। सारा शब्द है कि क्लास डिस्कस होगा, लेकिन छोटे छोटे चीज में जानते हैं। संप्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है जिसको हम लोग सॉवरेन कहते हैं, वैसा कंट्री जो अपना इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी निर्णय है लेने में स्वतंत्र हो, वैसा देश जो अपना आंतरिक और बाह्य फैसला लेने में स्वतंत्र हो। जैसे कई लोग क्या कह देते हैं कि भारत तो 100 साल के लिए आजाद हुआ, फिर से गुलाम हो जाएगा। नहीं, क्यों, इसका क्या देते हैं वो लोग तर्क, कि तभी तो भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है। नहीं, भारत के मन पे निर्भर है। तो वही संप्रभुत्व संपन्न क्या बोले, वैसा देश जो अपना आंतरिक और बाह्य फैसला लेने में स्वतंत्र हो। उसके बाद क्या कह रहा है, समाजवादी। समाजवादी का लक्षण होता है, दो चीज होता है, एक समाजवादी होता है और एक को कहते हैं साम्यवादी, जो किसका था, कार्ल मार्क्स का। लेकिन भारत का जो समाजवाद है ये नेहरू और गांधी का समाजवाद है। कहने का मतलब नेहरू और गांधी से प्रभावित है। तो यही जहां क्या हो, सरकार के द्वारा आय की असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाए, और क्या किया जाए, गरीबी अमीरी को दूर करने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। कहने का मतलब कि यहाँ राष्ट्र का धर्म नहीं होगा, व्यक्ति का धर्म होगा। न तो राष्ट्र धर्म का विरोध करेगी और न धर्म से। कहने का मतलब कैसा नाता होगा, मतलब न तो बढ़ावा देगी और न ही उसको दबाएगी। कहने का मतलब भारत के द्वारा किसी धर्म को न तो एकदम बढ़ावा दिया जाता है और न ही हतोत्साहित किया जाता है, मतलब दबाया जाता है। आगे क्या कह रहा है, लोकतंत्र। लोकतंत्र का अगर सिंपल मीनिंग देख ले तो हम लोग कहते हैं, जिसके बारे में ना कि अब्राहम लिंकन एक व्यक्ति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और उनके द्वारा दिया गया था जो कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। लेकिन अगर एकदम डिटेल में जानेंगे तो जहां क्या हो, मतलब वयस्क मताधिकार हो। कहने का मतलब लोगों के वोट का वैल्यू एक समान हो, न्यायिक समानता हो, कई ऐसा चीज हो जहां क्या लैंगिक समानता हो, कई ये सब लक्षण होते हैं जिसको लोकतंत्र कहते हैं। और लास्ट गणराज्य जो है, इसका मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ नेशन आर इलेक्टेड
नॉट अ हेरिडेटरी। मतलब राष्ट्र का जो हेड होता है, राष्ट्र का हेड जैसे भारत में राष्ट्रपति, तो चुनाव होगा न कि वो वंशानुगत होगा। चुनाव के पद्धति भले अलग है, हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो हम लोग वोट नहीं देते हैं, मतलब 18 ईयर प्लस लोग वोट नहीं देते हैं, उसमें क्या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वोट देते हैं। आगे क्या कह रहा है, प्रस्तावना में समता की बात की गई है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की क्या किया जाएगा, आपको समता दिया जाएगा। उसके बाद स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, और एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में नहीं है, तो कौन कौन, विचार का, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास। एक इसका क्या दिया गया है भारत के नागरिकों को, स्वतंत्रता। कितने तरह के, 5 तरीका का, क्या क्या, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास का। और न्याय, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। क्या क्या देखें कि समता कौन कौन है, प्रतिष्ठा और अवसर की। स्वतंत्रता कौन कौन है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना और विश्वास की। न्याय, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद क्या, कुछ केस आते हैं प्रस्तावना से संबंधित, और हर मतलब आप में से कई लोग जानते होंगे ये सब जो बताए, कई को लग रहा होगा कि ये सब तो जानते ही हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है इसमें देखिए प्रस्तावना की संशोधनीयता। मतलब जब प्रस्तावना बना तो सबके मन में क्या था कि क्या प्रस्तावना जो है संशोधन है या नहीं। तो केस आया जिसको हम लोग कहते हैं बम्बई बनाम भारत संघवाद केस, और 1960 में आया, और जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। जैसा आप लोग को बताएं कि संविधान के कोई भी शब्द अगर न समझ में आए तो उसका लास्ट व्याख्याता, लास्ट इंटरप्रिटेटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट किसमें, बम्बई भारत संघवाद केस 1960 में क्या बोली कि प्रीएम्बल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो नॉट बी अमेंडमेंट। कहने का मतलब क्या बोली, कौन से केस में, बेरूबारी केस 1960 में, कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और संशोधन नहीं हो सकता। आगे फिर से गया, कौन सा केस, तो अभी तक का सबसे बड़ा केस जिसको हम लोग कहते हैं केशवानंद भारती केस। कौन सा, कब गया, 1973 में। केशवानंद भारती कौन थे, तो केरल के एक मठ के पुजारी थे, और इसी में संविधान सभा ने संविधान के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का एकदम अलग ही व्याख्या दे दिया, और जिसमें क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया कि प्रीएम्बल्स इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड इट। क्या मतलब है, जैसे अगर आपका कॉपी एक है आपके दोस्त का, तो दोस्त से बिना पूछे कॉपी को कैसे उस पर लिख सकते हैं, वैसे ही प्रस्तावना अगर संविधान का हिस्सा नहीं है तो प्रस्तावना में संशोधन कैसे कर सकते हैं। लेकिन 1973 में क्या बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट बोली कि इसमें सिंपल मेजोरिटी से चेंजेस नहीं आएगा, जो संशोधन होगा, अमेंडमेंट होगा, वो 368 के बहुमत से होगा। और क्या बोली, इसी में मूल ढांचा का दिया गया। कहने का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब क्या होता है कि वैसा चीज जिस पे पूरा का पूरा संविधान, जैसे आप अगर मकान बना रहे हैं तो ईंट रखा गया तो वो क्या है, अहम हिस्सा है, तो उसको नहीं हटा सकते। वैसे ही लोकतंत्र, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, कई ऐसे चीज हैं जो हमारे संविधान का आत्मा जैसा है। आगे क्या बोला गया, ये फिर से एक केस गया, और जिसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना 1995 में, और क्या कहा गया कि प्रस्तावना संशोधन है। मतलब आगे भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या मान लिया गया कि प्रस्तावना जो है इसमें संशोधन हो सकता। तो कौन से केस में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो बेरूबारी केस 1960। और कौन से केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो केशवानंद भारती। और फट से 1973 में कहा गया, और तुरंत भारत के संविधान में संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसी में क्या जोड़ा गया, भारतीय प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए, और वो क्या क्या था, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द भारत के प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्या क्या बोले, सो फिर से एक बार देखिए, प्रस्तावना संशोधनीय है कि नहीं, तो क्या माना गया केशवानंद भारती केस में कि संशोधन कर सकते हैं। क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, प्रीएम्बल्स इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो अमेंड इट। और बेरूबारी केस 1960 में क्या बोला गया था
कि preambles is not a part of constitution, so not be amended। तो ये इसी के द्वारा आगे क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है क्या, जैसे जिसको एक लाइनर टाइप के कहते हैं। मुंशी थे उन्होंने क्या प्रस्तावना में कहा था कि जो प्रस्तावना है संविधान की जन्म कुंडली है। जैसे आप लोग भी देखते होंगे जन्म कुंडली के द्वारा क्या होता है, पता लगाया जाता है आपका गोत्र कौन सा है, जन्म तिथि कौन सा है। वैसे ही प्रस्तावना को देख के हम बता सकते हैं कि प्रस्तावना भारत के संविधान में आखिर क्या क्या अपनाया गया है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा कि ये दीर्घकालिक सपनों का विचार है। मतलब संविधान में क्या इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात की गई है कि सारे लोग को आर्थिक रूप से समान, जो क्या है दीर्घकालिक सपनों का विचार है। मतलब बाद में पूरा, कई ऐसे चीज हैं कि बाद में भी पूरा किया जा सकता है। और ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा कि प्रस्तावना क्या है, आत्मा है, सूल है। आगे क्या कहा गया है, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, ये तो पवित्र दस्तावेज है। जैसे हम लोग कई चीज को पवित्र मानते हैं वैसे ही। और एम एन पालकी वाला ने क्या कहा कि आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होता होगा जिसमें क्या आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल, ब्लड जो होता है, कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है, सारा लिखा होता है। वैसे ही संविधान में लोकतंत्र है, हमारे संविधान जो है सारा व्याख्या किया गया है। आगे एक और है, क्या इसमें क्या कह रहा है कि प्रस्तावना के अन्य तथ्य, तो प्रस्तावना की प्रकृति कैसा है, तो अपरिवर्तनीय है। कहने का मतलब इसमें लिखे गए शब्द संशोधनीय नहीं है। फिर क्या कह रहा है, कानूनों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब प्रस्तावना जो है, जो संविधान मतलब जो संसद है इसके बनाए गए कानून पे क्या ओवरलैप कर लेगा। तो यही कहा गया है, संसद विधानमंडल और द्वारा कानून जो बनाया गया उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और क्या कह रहा है, अन्य स्थानों पे, मतलब संविधान के प्रस्तावना में कई ऐसे बात हैं जिनका आगे देखिएगा फंडामेंटल राइट्स में। फिर क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में व्याख्या किया गया है। और क्या, मतलब मूल कर्तव्य में भी व्याख्या किया गया है। और क्या कह रहा है, प्रस्तावना की महत्व क्या है, तो प्रस्तावना से हम लोग क्या जानते हैं कि ये संविधान निर्माता के उद्देश्य जानते हैं। और क्या जानते हैं, इसके लागू होने की तिथि जानते हैं। और क्या जानते हैं कि संविधान का सबसे सर्वोच्च कौन है, तो भारत की जनता। कहने का मतलब सबसे ज्यादा कैपेसिटी, कहने का मतलब भारत की जनता हर साल, हर 5 साल पे क्या करती है, अगर सरकार के द्वारा अच्छा काम किया गया तो उन्हें क्या प्राइज मिलता है जीत के रूप में। और वहीं क्या, अगर अच्छा काम नहीं की तो क्या उन्हें हटा दिया जाता है। तो ये क्या था संविधान के प्रस्तावना के बारे में, और जिसमें क्या देखें किसके द्वारा लागू किया गया, कब, ये सारा चीज आप लोग जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि ये आपको कैसा लगा। कहने का मतलब कि इससे क्या सीखें इस सब के बारे में। तो यहीं पे इस श्रृंखला को समाप्त करता हूं और आप जरूरी एडवाइस दीजिए। मतलब हम आपसे आशा करेंगे कि आप बताइएगा कि ये श्रृंखला आपको कैसा लगा। और हम उस सारे एग्जाम के लिए, मतलब जो आपके लिए आगामी एग्जाम है उसके लिए हर वो टॉपिक को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।